नमस्कार, मैं रजनी और रजनी एजुकेशनल गुरु में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जिस किसी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सबने सब्सक्राइब करना और जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना। आज हम 8वीं कक्षा का हिंदी विषय देखने वाले हैं और हमारा जो पाठ है उसका नाम है स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये जो वाक्य है, ये जो स्लोगन है, वह लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा है और उन्हीं पर यह आधारित ये पाठ है जो कि आज हम देखने वाले हैं। अब यह जो पाठ है वो खुद लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखा है। इनका नाम तो हमने बहुत ही सुना है पर बहुत ज़्यादा जानकारी इनके बारे में नहीं है, तो इसलिए यह पाठ हम ध्यान से देखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम इनका परिचय देखेंगे। इनका जन्म हुआ है 1856 दापोली रत्नागिरी में, जो कि महाराष्ट्र में है, और उनका मृत्यु हुआ है 1920 मुंबई महाराष्ट्र में। इनका परिचय देखेंगे। बाल गंगाधर तिलक जी एक शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता एवं प्रसिद्ध वकील थे। आप देश के पहले ऐसे स्वतंत्रता सेनानी रहे जिन्होंने पूर्ण स्वराज्य की मांग करके अंग्रेजों के मन में खौफ पैदा कर दिया था। जन समाज ने आपको लोकमान्य की उपाधि दी और इनकी प्रमुख कृतियाँ देखेंगे, यानी इन्होंने जिन जिन चीज़ों का लेखन किया है, साहित्य का लेखन किया है, वह देखेंगे। तो सबसे पहले है गीता रहस्य, जो कि बहुत ही फेमस है। सेकंड है वेद काल का निर्णय। नेक्स्ट है आर्यों का मूल निवास स्थान। नेक्स्ट है वेदों का काल निर्णय और वेदांग ज्योतिष आदि। अब इनका हम पाठ के बारे में देखने वाले हैं। वह लिखते हैं, मैं अद्यापि शरीर से बूढ़ा किंतु उत्साह में जवान हूँ। यानी इनका बोलना यह है कि आपको चित्र में दिख ही रहा होगा कि यह बूढ़े हो गए हैं, पर उनका बोलना है कि मैं उत्साह से यानी अंदर से मैं पूरा क्या हूँ, जवान हूँ। मैं युवावस्था के इस विशेषाधिकार को छोड़ना नहीं चाहता। यानी मैं जो अंदर से जो उत्साही जवान हूँ, मैं उसको छोड़ना नहीं चाहता। यानी अगर फिर भी मैं बूढ़ा हो गया हूँ, पर मैं जो मेरा युवावस्था है, मेरा जो उत्साह है, वह मैं छोड़ना नहीं चाहता। अपनी विचार शक्ति को सबल बनाने से इनकार करना यह स्वीकार करने के समान होगा कि मुझे इस प्रस्ताव पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। यानी अब जो भी मैं अब यहाँ पर तिलक जी बोलने वाले हैं कि अब मैं जो भी बोलने वाला हूँ, अगर मैंने कहा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मेरी जो विचार सरणी है वो भी बूढ़ी हो गई है, तो मैं ये जो आगे जो बोलने वाला हूँ वह बोलने का मुझे अधिकार नहीं होगा, ऐसे उन्होंने कहा है। अब आगे देखते हैं उनका बोलना क्या है। अब मैं जो कुछ बोलने जा रहा हूँ वह चीर युवा है। चीर युवा यानी कभी भी बूढ़े न होने वाली बात है। उन्होंने कहा है, शरीर बूढ़ा जर्जर हो सकता है और नष्ट भी हो सकता है, परंतु आत्मा अमर है। यानी आत्मा कभी मर नहीं सकती। शरीर भी बूढ़ा हो जाएगा, मर जाएगा, पर आत्मा कभी भी मर नहीं सकती। उसी प्रकार हमारी होम रूल गतिविधियों में भले ही सुस्ती दिखाई दे, होम रूल यह एक वहाँ तब की चळवळ थी, उनके कुछ रूल और रेगुलेशन थे, उसी के बारे में उन्होंने कहा है कि भले ही अभी सुस्त दिखाई दे, यानी कौन सी भी हलचल वहाँ पर नहीं दिखाई दे, फिर भी उसके पीछे छिपी भावना अमर एवं अविनाशी है। वही हमें स्वतंत्रता दिलाएगी। आत्मा ही परमात्मा है और मन को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक वह ईश्वर से एकाकार न हो जाए। एकाकार यानी ईश्वर और हम एक ना हो जाए, तब तक हमें शांति नहीं मिलेगी, ऐसा तिलक जी ने कहा है। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है।
जब तक वह मेरे भीतर जागृत है, मैं बूढ़ा नहीं हूँ। कोई हथियार इस भावना को काट नहीं सकता, कोई आग इस जला को जला नहीं सकती, कोई जल इसे भिगो नहीं सकता और कोई हवा इसे सुखा नहीं सकती। अब देखो उन्होंने कहा है कि जो स्वराज्य है, यानी जो भी अपना स्वराज्य है, उस पर जब हम उस पर जन्मते हैं या हमारा जन्म होता है तो उस पर हमारा अधिकार होता है। तो यहाँ पर तिलक जी ने कहा है कि स्वराज्य जो है वो उस पर मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। और उन्होंने कहा है जो ये मेरे अंदर आग उठी है कि ये पूरा स्वराज्य मेरा है, तो इस जो आग को कोई अंदर से मिटा नहीं सकता, या ये जो मेरे भीतर जागृत है, तो मैं कभी बूढ़ा भी नहीं हो सकता और कोई इसे मेरी भावना को काट भी नहीं सकता और कोई इस आग को जला नहीं सकता और कोई अगर जल भी सके तो इसे भिगो नहीं सकता, ऐसे तिलक जी ने कहा है। मैं इससे भी आगे बढ़कर कहूँगा कि कोई सीआईडी पुलिस इसे पकड़ नहीं सकती, यानी जो मेरे अंदर की जो भावना है उसे सीआईडी पुलिस भी नहीं पकड़ सकती, ऐसा कहा है। मैं इसी सिद्धांत की घोषणा पुलिस अधीक्षक जो मेरे सामने बैठे हैं के सामने भी करता हूँ, कलेक्टर के सामने भी जिन्हें इस सभा में आमंत्रित किया गया था, और आशुलिपि लेखक जो हमारे भाषणों के नोट्स लेने में व्यस्त है के सामने भी मैं कहता हूँ कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। हम स्वशासन चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं? स्वशासन, यानी अच्छा शासन चाहते हैं जो कि हमारा हो और हमें मिलना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या हुआ है? जन्म हुआ है। जिस विज्ञान की परिणति स्वशासन में होती है वही राजनीति विज्ञान है, न कि वह जिनकी परिणति दास्ता में हो। राजनीति का विज्ञान इस देश के वेद हैं। अब उन्होंने कहा है कि जो मेरा अधिकार है वही मुझे चाहिए, इसे कोई मिटा नहीं सकता। विज्ञान यानी जो कि सही सही बातें, विज्ञान में परिणति यानी अच्छी नीति। अब उन्होंने कहा है कि इसे कौन सी भी राजनीति का विज्ञान इस वेद को, देश के वेद है। अब आगे देखते हैं। आपके पास एक आत्मा है और मैं केवल उसे जगाना चाहता हूँ। यानी हमें सब जो युवा है उनको उठकर खड़ा होना है कि कोई हम पर अन्याय ना कर सके। हम किसी के दबाव में भी नहीं हैं, तो इसीलिए मैं सब युवाओं को जगाना चाहता हूँ। मैं उस पर्दे को हटा देना चाहता हूँ जिसे अज्ञानी, कुचक्री और आगे वह कहते हैं कि कुचक्री और स्वार्थी लोगों ने आपकी आँखों पर डाल दिया है। क्या करा है कि जो पर्दा आपके चेहरे पर लगा हुआ है आँखों पर, उसे कुछ लोगों ने डाल दिया है पर्दा। अब उन्होंने कहा है कि राजनीति के विज्ञान के दो भाग हैं, पहला दैवी और दूसरा राक्षसी। दैवी यानी जो अच्छी चीज़ें होती है उसको हम दैवी कहते हैं, और जो दूसरा है वो राक्षसी, यानी हमारे जो भी मन में बुराइयां हैं उसे हम राक्षसी कहते हैं। अब आगे यह कहते हैं कि एक राष्ट्र की दास्तां दूसरे भाग में आती है। यानी हम जो भी एक राष्ट्र अच्छा बनाने के लिए कहते हैं तो उसकी जो बातें हैं, यानी उसकी जो महती है, हम दूसरे राष्ट्र को बताते हैं। उसी तरह राजनीति विज्ञान के राक्षसी भाग का कोई नैतिक औचित्य नहीं हो सकता। अब उन्होंने कहा है कि जो राजनीति है, जो हम विज्ञान के बारे में कहते हैं, तो राक्षसी भाग का औचित्य नहीं हो सकता, यानी उसका जो पार्ट है वह नहीं हो सकता। नैतिक यानी अच्छे मूल्य है, अच्छी बातें है, उसका जो भाग है वह राजनीति नहीं हो सकता है, कहा है। आगे वह कहते हैं एक राष्ट्र जो उसे उचित ठहराता है ईश्वर की दृष्टि में
पाप का भागी है। अब जो राजनीति का सहारा लेकर विज्ञान में घुसता है या विज्ञान के बारे में सोचता है, तो यहाँ पर तिलक जी ने कहा है कि वह ईश्वर की दृष्टि में क्या है, पाप का भागी है। अब उन्होंने कहा है आगे, कुछ लोगों में उस बात को बताने का साहस होता है जो उसके लिए हानिकारक है, और कुछ लोगों में वह साहस नहीं होता। यानी जो भी हम कहते हैं या करते हैं, कुछ चीज़ें क्या होती है कि हम सोचते हैं वह अच्छी होने के लिए, यानी राष्ट्र के बारे में हम अच्छा सोचते हैं, पर सब लोग अच्छा करने के पीछे नहीं गिरते हैं। तो कुछ कुछ जो है उनको उनके दिमाग में यही बात चलती है कि हम ऐसा क्या करें कि वह राष्ट्र के लिए उचित हो, है ना। तो कम ही लोग साहस कर पाते हैं, ऐसा कहा है यहाँ पर। अब आगे वह कहते हैं, लोगों को इस सिद्धांत के ज्ञान से अवगत करना चाहता हूँ कि राजनीति और धर्म शिक्षा का एक अंग है। अब यहाँ पर तिलक जी ने कहा है कि ये जो सिद्धांत है जो कि लोग साहस नहीं करते बताने के लिए, तो मैं वह करना चाहता हूँ, अवगत यानी सबको बताना चाहता हूँ। राजनीति जो है वह धर्म शिक्षा का भी एक जो है अंग है। अब उन्होंने कहा है कि धार्मिक और राजनीतिक शिक्षाएं भिन्न नहीं हैं। धार्मिक और राजनीतिक शिक्षाएं क्या नहीं है, भिन्न नहीं है, वह एक ही है। यद्यपि विदेशी शासन के कारण वे ऐसे प्रतीत होती हैं। राजनीति के विज्ञान में सभी दर्शन समाये हैं, यानी राजनीति जो है उनमें सारे अंग समावित है। जैसे कि वह धार्मिक भी है, उनसे शिक्षा भी ले सकते हैं, और वह विज्ञान का भी एक भाग है। अब उन्होंने कहा है, इंग्लैंड भारत की सहायता से बेल्जियम जैसे छोटे से देश को संरक्षण देने का प्रयास कर रहा है। जो इंग्लैंड है भारत की सहायता से किसको, बेल्जियम जैसे छोटे से देश को, यानी राजनीति के रूप से क्या कर रहे हैं, वह धार्मिकता दिखा रहे हैं। फिर वह ऐसे कह सकता है कि हमें स्वशासन नहीं मिलना चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि ऐसा, फिर ये जो बात है कि इंग्लैंड भारत की सहायता से बेल्जियम की मदद कर रहा है, तो ये जो बात है उससे स्वशासन नहीं मिलना चाहिए, ऐसे लगता है, ऐसे उन्होंने कहा है। वह कहते हैं, जो हम में दोष देखते हैं वे लोभी प्रवृत्ति के लोग हैं, परंतु ऐसे भी लोग हैं जो परम कृपालु ईश्वर में भी दोष देखते हैं। यानी लोगों की जो मानसिकता है उनके बारे में तिलक जी ने बताया है कि जो ऐसे लोग हैं उनमें भी क्या होते हैं कि लोभी प्रवृत्ति के लोग हमें दोष देखते हैं, और जो परम कृपालु यानी बहुत ही दयावान जो व्यक्ति है उसमें भी ऐसे लोग क्या देखते हैं, दोष देखते हैं। हमें किसी बात की परवाह किए बिना अपने राष्ट्र की आत्मा की रक्षा करने के लिए कठोर प्रयास करने चाहिए। अपने उस जन्मसिद्ध अधिकार की रक्षा में ही हमारे देश का हित छिपा हुआ है। कांग्रेस ने स्वशासन का यह प्रस्ताव पास कर दिया है। अब उन्होंने कहा है कि हम जिस जगह पर जन्मते हैं उस पर हमारा अधिकार होता है, और हमारे अधिकार के लिए लड़ना यही देश की क्या है, देश के लिए अच्छा है। तो उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने ये जो स्वशासन है यानी अपना खुद का जो निर्णय है, यानी खुद का जो शासन है, यह प्रस्ताव उन्होंने पास किया है। वह आगे कहते हैं, प्रांतीय सम्मेलन कांग्रेस की ही देन है जो उसके आदेशों का पालन करता है। इस प्रस्ताव को लागू कराने हेतु कार्य करने के लिए हम कृत संकल्प हैं। चाहे ऐसे प्रयास हमें मरुभूमि में भी ले जाए, यानी हमें मार ही क्यों ना डाले, फिर भी हम क्या करेंगे, प्रयास करते रहेंगे। चाहे हमें अज्ञातवास में रहना पड़े, यानी
गांव के बाहर अज्ञातवास यानी लोगों के बीच से हमें बाहर निकाला जाता है। तो ऐसी भी पीड़ा हमें अगर कोई दे तो भी हमें चलेगा, पर हम क्या करेंगे, हम राष्ट्र की रक्षा करेंगे, ऐसा तिलक जी ने कहा था। अब वह कहते हैं कि चाहे हमें कितने ही कष्ट उठाने पड़े या अंत में हमें जान ही गंवानी पड़े यानी जान ही न्यौछावर करनी पड़े तो भी हमें चलेगा, क्योंकि श्री रामचंद्र ने ऐसा किया था। रामचंद्र ने ऐसा किया था। उस प्रस्ताव को केवल तालियां बजाकर पास न कराए, बल्कि इस प्रतिज्ञा के साथ कराए कि आप उसके लिए काम करेंगे, यानी राष्ट्र के अच्छे हित में काम करेंगे। हम सभी संभव संवैधानिक और विधि सम्मत तरीकों के स्वशासन की प्राप्ति के लिए कार्य करेंगे, यानी अच्छे शासन के लिए, यानी सबका उसमें भला हो, उसमें भेदभाव ना हो, जात पात ना हो, ऊंच और नीच ना हो। इस अच्छी तरह से हम क्या करें, उस स्वशासन का स्वीकार करें। अब आगे वह कहते हैं, जॉर्ज ने खुलकर स्वीकार किया है कि भारत के सहयोग के बिना इंग्लैंड अब चल नहीं सकता। भारत के सहयोग के बिना अब क्या होने वाला है, इंग्लैंड चल नहीं सकता। जॉर्ज ने खुलासा कर दिया था 5000 वर्ष पुराने एक राष्ट्र के बारे में सारी धाराएं बदलनी होगी। फ्रांसीसी रणभूमि में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश सैनिकों को की जान बचाकर अपनी बहादुरी का परिचय दिया है। हमें उन्हें बता देना चाहिए कि हम 30 करोड़ भारतीय साम्राज्य के लिए अपनी जान भी देने को तैयार है। यानी हमारे भारत देश का एक एक जो निवासी है वह भारत की स्वतंत्रता के लिए, अच्छाई के लिए हम जान भी दे सकते हैं ऐसे। और इसीलिए तिलक जी ने जो युवा पीढ़ी है उनको जागरूक करने के लिए यह पाठ लिखा है। तिलक जी ने बहुत ही अच्छी तरह स्वशासन का मतलब हमें बताया है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।